एनडीए में शामिल सरकार के घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और कैबिनेट ने फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को केंद्र सरकार लागू नहीं करेगी। इसके बाद भी कोर्ट के फैसले पर दलित और आदिवासी संगठनों में असंतोष है, जो आज भारत बंद के रूप में दिखाई दिया। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बात करेंगे हरियाणा में एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट दे दिया है। खास बात यह है कि 20 साल पहले किरण चौधरी का जो सपना पूरा नहीं हो सका था, वो अब पूरा होगा, क्योंकि विपक्ष ने अपने किसी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। लिहाजा किरण का निर्विरोध चुना जाना तय है। राज्यसभा सीट के समीकरण और हरियाणा में बढ़ती चुनावी तपन पर चर्चा के बाद बात करेंगे भारत पर बढ़ते कूटनीतिक दबाव की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत के सामने उठ गई है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी है। ऐसे में भारत के सामने दुविधा और कूटनीतिक संकट को लेकर कई सवाल खड़े हैं। शेख हसीना के साथ क्या बढ़ सकती है भारत की परेशानी, भी पूरी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद की। देश भर में कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। अनुसूचित जाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई। बंद को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। वामपंथी दलों ने भी हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया। वहीं एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी इस बंद को समर्थन दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि वो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि SC में उप वर्गीकरण का निर्णय आरक्षण ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया, जिसमें राज्यों को SC श्रेणी के भीतर उप वर्गीकरण बनाने की अनुमति दी गई है। इसे लेकर देश के कई दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया। भारत बंद के पीछे 1 अगस्त 2024 को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर OBC क्रीमी लेयर से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए क्रीमी लेयर महत्वपूर्ण हो सकता है। फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा था कि अगर एक पीढ़ी रिजर्वेशन का लाभ लेकर आगे बढ़ गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया था। कोर्ट ने इस फैसले के जरिए 2004 में EV चेन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया था। 2004 के निर्णय में कहा गया था कि SC/ST में उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। फैसले के दौरान हुई बहस में अदालत ने SC/ST में क्रीमी लेयर की आवश्यकता पर जोर दिया था। कई जजों ने न्यायालय ने अनुसूचित जातियों के भीतर क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण लाभों से बाहर रखने की राय पर रखी थी। वर्तमान में ये व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण पर लागू होती है। मुख्य रूप से न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा था कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। देश भर में कई सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ का तर्क है, करीब 100 सांसदों ने SC/ST आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर आवश्यकता के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने आग्रह किया था कि इस निर्णय को लागू नहीं किया जाना चाहिए। सांसदों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वो इस मुद्दे को हल करेंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर सुझाव दिया था। इसे लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और एनडीए सरकार डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से बंधी है, वो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी। तो दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा के
अंदर कोटा को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। विरोध कर रहे संगठनों की ओर से सरकारी नौकरियों में पदस्थ एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग रखी गई है। दलित समाज सुप्रीम कोर्ट के कोटा के अंदर कोटा वाले फैसले से नाराज है और उसी वजह से सड़कों पर उतर उसकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। जो पार्टी अपने आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती है, इस मुद्दे पर वो कुछ शांत से दिखाई दे रही है। भारत बंद वाला आह्वान इस बात का एहसास दिला रहा है कि बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। चलिए आगे बात करेंगे हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। तो बीजेपी ने नेता का नाम साफ कर दिया है, कौन राज्यसभा जाने वाला है। बीजेपी ने नेता किरण चौधरी को नामांकन के लिए आगे किया और आज उन्होंने अपना नामांकन भर दिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, सह प्रभारी बिप्लब देव समेत पार्टी के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं नामांकन भरने के बाद सीएम नायब सैनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किरण को जीत के लिए जरूरत से ज्यादा विधायकों ने समर्थन दिया है, जिसमें जेजेपी के बागी जोगीराम सिहाग, अनूप धानक, रामनिवास सुरजाखेड़ा और राजकुमार गौतम भी शामिल हैं। इसके अलावा निर्दलीय नैनपाल रावत और हलोपा के गोपाल कांडा भी किरण के समर्थन में हैं। सीएम ने कहा कि किरण चौधरी का लंबा अनुभव रहा है, वो दिल्ली में विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। वो हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता से राज्यसभा में उठाएंगी। किरण के आने से राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। उधर किरण चौधरी ने राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और बीजेपी प्रदेश हित के लिए काम करने और हरियाणा के मुद्दे राज्यसभा में उठाने की उन्होंने बात कही। बता दें कि किरण चौधरी के पास 20 साल बाद राज्यसभा में जाने का मौका आया है। पहले वो तत्कालीन सीएम ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति में फंसकर राज्यसभा जाने से चूक गई थी। किरण चौधरी की राज्यसभा सीट पर जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा में पर्याप्त विधायक न होने की बात कहकर उम्मीदवार उतारने से इनकार कर चुकी है। दरअसल बीजेपी ने किरण चौधरी को मंगलवार को उम्मीदवार घोषित किया। इससे पहले उन्होंने भिवानी के तोशाम से कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वीकार भी किया। गौरतलब है कि किरण चौधरी ने बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था। बीजेपी में शामिल होने के 2 महीने बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। हरियाणा की ये राज्यसभा सीट रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 तक का था। किरण के राज्यसभा जाने के बाद अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी के तोशाम सीट से विधानसभा की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हुई थी और इसकी आज जो है यानी कि 21 अगस्त आखिरी डेट रही। 27 अगस्त को कैंडिडेट नाम वापस ले सकेंगे और 3 सितंबर को वोटिंग के बाद ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार न उतारने की स्थिति में 27 अगस्त को नॉमिनेशन वापसी के दिन राज्यसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर किरण चौधरी को सर्टिफिकेट दे देंगे। इसी के साथ किरण की राज्यसभा जाने की 20 साल पुरानी टीस दूर होगी और 20 साल पुरानी मुराद पूरी होगी। 20 साल पहले वो राज्यसभा जाने से चूक गई थी और इस बार बीजेपी में आने पर उनकी डगर आसान हो गई। दरअसल जून 2004 में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में आईएनएलडी की सरकार थी। तब प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में किरण चौधरी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। किरण उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला की वजह से चूक गई। दरअसल उस दौरान वोटिंग से 3 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष सतबीर सिंह कादयान ने किरण चौधरी का समर्थन कर रहे 6 विधायकों जगजीत सांगवान, करण सिंह दलाल, भीमसेन मेहता, जयप्रकाश गुप्ता, राजेंद्र बिस्ला और देवराज दीवान को दल बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। किरण ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन अयोग्य घोषित 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं मिल सका। अब एक नजर डालते हैं किरण चौधरी के राजनीतिक करियर पर। किरण चौधरी का 1993 में राजनीतिक सफर शुरू हुआ। दिल्ली कैंट विधानसभा से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 1998 में पहली बार दिल्ली से विधायक बनी। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा में
डिप्टी स्पीकर बनाया। 2003 में फिर चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। 2005 में पति के निधन के बाद हरियाणा आई और इसके बाद लगातार तोशाम से 4 बार विधायक रही। कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी बनी। उधर विपक्ष की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास विधानसभा में पूरे नंबर नहीं है। उनके पास पूरे विधायक होते तो वो पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता। विधानसभा में कांग्रेस के केवल 28 विधायक हैं। पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण कांग्रेस चुनाव से दूर है। हालांकि कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इन्हें मिलाकर कांग्रेस के पास 31 विधायक ही बनते हैं। राज्यसभा सीट का चुनाव जीतने के लिए विधानसभा में 44 विधायकों की जरूरत है। पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा था कि 21 अगस्त को हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। अब तो हमारे 4 से 5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। अगर भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करे। हम पहले से ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं। जेल के डर से बार बार बिकता रहे, उधर का हो इधर का दिखता रहे। वहीं विधानसभा के समीकरण को देखें तो बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि हलोपा 1 और निर्दलीय मिलाकर 43 विधायकों का सीधा समर्थन है। इसके अलावा जेजेपी के 4 विधायकों का भी समर्थन अब बीजेपी को मिल गया है। ऐसे में किरण चौधरी की एक तरफा जीत तय है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस के पास 28, इनेलो 1 और 4 निर्दलीय हैं, जबकि जेजेपी के 10 में से सिर्फ दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला और जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा ही बचे हैं। बाकी पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, जिनके पार्टी छोड़ने की संभावना है। ऐसे में विपक्ष के पास नंबर ना होना और बिखराव की वजह से बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। तो किरण चौधरी तोशाम से 4 बार की विधायक रही हैं, तो ऐसे में बीजेपी अहिरवाल वोट बैंक को सीधे तौर पर साधना चाहती है। अहम बात यह है कि किरण चौधरी बंसीलाल की बहू हैं और बंसीलाल का खासा प्रभाव हरियाणा में है। इसके अलावा एक अलग वोट बैंक केवल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जाट बेल्ट में है। किरण चौधरी बीजेपी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के 9 विधानसभा हलकों में बड़ी मजबूती दिला सकती हैं। इसके अलावा हिसार, फतेहाबाद समेत पूरे हरियाणा में फायदा होगा, क्योंकि वो हरियाणा के 3 लालों की विरासत लेकर साथ चल रही हैं। ये पहला मौका है जब हरियाणा के तीनों लाल, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के बेटे और बहू कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला बीजेपी में है। भजनलाल के बेटे बहू कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई भी बीजेपी में है। वहीं अब बंसीलाल की बहू और पोती किरण और श्रुति चौधरी भी बीजेपी में है। साथ ही जाट चेहरा होने का भी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब किरण को राज्यसभा भेजकर बीजेपी को इसका कितना सियासी लाभ मिलेगा, ये चुनाव के नतीजे से ही साफ हो जाएगा, जो कि साफ तौर पर लगता है कि किरण ही इस चुनाव में जीतने वाली है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश के भारत पर प्रत्यर्पण को लेकर बढ़ाए जा रहे दबाव की। राजनीतिक खिलाड़ी हसीना कई गंभीर आरोपों का इस वक्त सामना कर रही है, जिससे भारत में राजनीतिक शरण के लिए उनका संभावित दावा जटिल हो गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और आरक्षण की आंधी में शेख हसीना को कुर्सी गंवानी पड़ी। न सिर्फ सत्ता गई बल्कि उन्हें बांग्लादेश भी छोड़कर भागना पड़ा। अभी वो भारत की शरण में है, मगर भारत में भी उनकी मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ रही है। बांग्लादेश में उनके खिलाफ लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। अब उनके प्रत्यर्पण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विचार कर रही है और इस बीच खालिदा जिया के सिपहसालार ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उनका कहना है कि भारत ने शेख हसीना को शरण देकर ठीक नहीं किया है। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश पार्ट 2 की कोई तैयारी तो नहीं हो रही। दरअसल बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, ताकि उन पर बांग्लादेश में मुकदमा चलाया जा सके। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। मंगलवार तक उनके खिलाफ दर्ज केसों की संख्या करीब 25 पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी और उस बवाल के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और 6 अगस्त को वो बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग आई थी।
बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि हमारी भारत से अपील है कि वो शेख हसीना को कानूनी तरीके से बांग्लादेश सरकार को सौंप दे। बांग्लादेश की जनता ने उनके मुकदमे का फैसला सुना दिया है, उन्हें उस मुकदमे का सामना करने दे। आलमगीर का कहना है कि शेख हसीना को शरण देकर भारत ने ठीक नहीं किया है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश में हुई क्रांति को विफल करने के लिए साजिशें रच रही हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए आलमगीर ने एक तरह से भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जहर ही उगला है। शेख हसीना को लेकर उन्होंने कहा कि मैं ये बात दृढ़ता से कह रहा हूं और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि भारत को बांग्लादेश के लोगों के दुश्मन यानी कि शेख हसीना को पनाह देकर ज्यादा प्यार मिल सकता है जिस देश से भागना पड़ा था। हालांकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने हसीना पर दर्ज मामलों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना की है। अवामी लीग ने शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बीएनपी चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को हाउस अरेस्ट से मुक्त कर दिया गया है। पार्टी ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ हत्या और उगाही जैसे अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं, जो प्रत्यर्पण की शर्तों के अधीन आता है। सूत्र बताते हैं कि प्रत्यर्पण का द्विपक्षीय समझौता वैसे मामलों में लागू नहीं होता है जिनकी प्रकृति राजनीतिक हो, यानी राजनीतिक हस्तियों का प्रत्यर्पण जरूरी नहीं होता। लेकिन हत्या जैसे गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज हो तो फिर नेताओं का भी प्रत्यर्पण हो सकता है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की मुख्य प्रतिद्वंदी बीएनपी ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला दे दिया है, उन्हें अब मुकदमे का सामना करने दीजिए। उन्होंने पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान को ढाका में श्रद्धांजलि देने के बाद ये बात कही। आलमगीर ने कहा कि शेख हसीना को शरण लेने की अनुमति देना लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के भारत के संकल्प के अनुरूप नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां रहकर उन्होंने शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुई क्रांति को धता बताने की कई साजिशें शुरू की हैं। बीएनपी महासचिव ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है, इसलिए जिनके खिलाफ कोर्ट केस हो उन्हें जरूर सौंपना चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण मामले में बांग्लादेश की बात मानने को बाध्य है? शेख हसीना के प्रत्यर्पण से भारत इनकार कर सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है। नई दिल्ली और ढाका के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर समझौता हुआ था। इस संधि के तहत दोनों देशों को उन लोगों को एक दूसरे के हवाले करना जरूरी है जिनके खिलाफ किसी भी अपराध के लिए अदालतों में कार्रवाई शुरू की गई हो। इस संधि के तहत कुछ भगोड़ों को भारत लाया गया है तो कुछ को बांग्लादेश वापस भी भेजा गया है। साल 2016 में इस प्रत्यर्पण संधि में संशोधन किया गया था और इन अपराधों में वित्तीय अपराध को भी शामिल किया गया, जिनमें 1 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। बीएनपी का कहना है कि शेख हसीना के खिलाफ दर्ज हत्या और जबरन एक्सटॉर्शन के मामले प्रत्यर्पण वाली कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल है कि क्या शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया जा सकता है? क्या बांग्लादेश की बात मानने को भारत बाध्य है? इस बाबत सूत्रों का कहना है कि भारत बांग्लादेश की मांग को ठुकरा भी सकता है। ये द्विपक्षीय संधि उन मामलों पर लागू नहीं होती है जो राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। हालांकि ये सब कुछ अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये छूट मर्डर जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिए नहीं है। अगर बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता है तो भारत के पास ठुकराने को सॉलिड जवाब है, लेकिन दुविधा भी है। भारत संधि के अनुच्छेद 8 का हवाला देकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण के किसी भी मांग को ठुकरा सकता है। यह अनुच्छेद दोनों देशों को उन अनुरोधों को ठुकराने की अनुमति देता है जो ईमानदारी से और न्याय के हित में नहीं किए गए हैं। तो शेख हसीना के मामले में भारत को कूटनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के अपने रणनीतिक हितों के साथ साथ उनके साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को भी संतुलित करना है। विशेषज्ञों के माने तो हसीना के प्रत्यर्पण से भारत के महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति नहीं होगी। वर्तमान अंतरिम सरकार के रुख के बावजूद भारत के साथ बांग्लादेश के गहरे राजनीतिक और सैन्य संबंध कायम रहेंगे। सुरक्षा सूत्रों और एक पूर्व राजनयिक ने भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीय हित आमतौर पर कानूनी औपचारिकताओं से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कूटनीति से
पूरे संधि का अर्थ है कि उसके कानूनी प्रावधानों को पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित होने के बावजूद दो देशों के बीच संबंध अच्छे बने रहे। फिलहाल स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि मामला अभी प्रारंभिक चरण में है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया समय के साथ विकसित होगी। चलिए, इस पर आगे भारत का रुख क्या रहेगा, ये जरूर काबिल गौर रहेगा। खबरसार में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा। बड़ा है यूपी, बड़े हैं यूपी के शहरों के आकार, गली गली नगर नगर, समस्याओं के भी अंबार, हर शहर का अपना मिजाज, अपना रिवाज। अब समस्या पर नहीं, समाधान पर होगी बात। सामने आएंगे जनता के जज्बात, जिम्मेदारों से भी होंगे जनता के सवालात। नमस्ते यूपी, नगर की बात, सवाल तो बनता है, देखिए सिर्फ खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टाइम। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। भारत बंद का असर जयपुर में भी आज देखने को मिला है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से लेकर पूरे शहर में SC/ST आरक्षण को लेकर लोगों ने रैली निकाली। इस बीच हमारे संवाददाता ने आरक्षण संघर्ष समिति के सचिव संयोजक से बातचीत की। भारत में आज SC/ST के आरक्षण के संघर्ष को लेकर आंदोलन जारी है और कई जगहों पर देखा जा रहा है कि भारत बंद का असर दिख रहा है, लेकिन लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैलियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं SC/ST संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव और अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कई ऐसे समाज, आपके ही जैसे समाज है, उनके लिए ये एक लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। तो आज ये जो रैली निकाली जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण का, हम लोग उसको सही नहीं मानते हैं और पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश चिन्नैया मामले में इसको सही नहीं मानते, अभी भी बेला त्रिवेदी जी सही नहीं मानते। और इन सब मुद्दों का हल पार्लियामेंट में होना चाहिए, संसद में होना चाहिए। तो अब तो हमारा सभी आरक्षण से जितने मुद्दे हैं उनको सभी का अपना सभी का एक पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया जाए, जितने भी रिजर्वेशन के नियम हैं और ये जो है, और पार्लियामेंट में एक्ट पास करके संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे कि जो है ना बार बार ये कोर्ट में नहीं जाएं और एक स्पष्ट नीति रहे सबके सामने। तो अब ये खाली एक जजमेंट का बात नहीं रही है, अब ये पूरी आरक्षण नीति पे आज ये बात हो रही है। SC/ST आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं हो रही है, ये तो कुछ ऐसे वंचित वर्ग जो है उनको भी उससे जोड़ने की मांग हो रही है। देखिए, हम लोग भी उनको पूरा सम्मान और साथ दे देंगे, तो ये वर्गीकरण की जरूरत कहाँ पड़ गई है? अगर हमारे में भी अगर भेदभाव ऊंचा नीचा अगर है अनुसूचित जाति में, आप कह रहे हो कि कुछ समृद्ध हो गए कुछ नहीं हो गए, तो जो समृद्ध हो गए हैं जिसको आप एक अलग कर रहे हो, आपको IITs में प्रोफेसर में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? वो IIM के प्रोफेसर्स में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? वो आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेज में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? अगर वो इतने बड़े हो गए हैं तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? वो वर्ग है कहाँ जो ये अलग करना चाह रहे हैं इसमें से और ये टुकड़े करना चाह रहे हैं? वो वर्ग है कहाँ इनके पास आंकड़े? अभी हम इनसे भी जानेंगे। सर, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर अविनाश गहलोत का भी कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैसले के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये पूछो, संविधान जो बांट लेते हो आप टीवी पे परेशान करते हो, इतनी औकात है नहीं? संविधान की धारा 341 और 342 के विरोध में जाकर के फैसला किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम है कि 341 और 342 में किसी वर्ग को हटाना जोड़ना ये केवल मात्र संसद और राष्ट्रपति का अधिकार है, और इस फैसले के द्वारा समाजों को बांटने का काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल की बात नहीं थी, क्रिमिनल को लागू कर रहे हैं, वन टाइम रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो फैसला भावनाओं पर देकर गए, तो हम फैसले का विरोध करते हैं। वंचित विरोध का हमारा विरोध नहीं, सरकार ने इनके बारे में कार्रवाई करे। कहाँ मना किया है? आज तक 78 साल में सरकार ने इन लोगों के लिए क्या प्रयास किए?
हमारे लिए क्या प्रयास किए? सिंपल एक स्कॉलरशिप दे दी और इस स्कॉलरशिप से कोई जाते हम लड़े हैं, हमारे बापू ने मजदूरी की है, तब हम लोग यहाँ आ गए हैं, केवल मात्र खुद सबके आ गए हैं। और जो अब समाज को आंखों में कट रहा है, और कुछ लोग जो हजारों सालों से जो रिजर्वेशन लेके बैठे हुए हैं, उनका क्या है? लेकिन ये फैसला तो कुछ अपने ही जैसे जो समाज है, दलित समाज है, उनको जोड़ने की बात हो रही है इसमें। देखिए, बताया ना कि हम फैसले के विरोध में किसी को तोड़ने वाली बात नहीं है। इस मामले में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और एक बात और कहूँगा, समाज में देखो, हम रिसोर्सेज का बंटवारा, गरीबी मिटाने तो रिसोर्सेज का बंटवारा कीजिए ना। 20% लोग इस देश के 80% चादुल पर कब्जा में बैठे, और 80% लोग 20% पर कब्जा, इसको क्यों नहीं हटाते? तो हमारा ये है कि समाज में समानता लाने के लिए रिसोर्स का बंटवारा करो, तभी जाके समाज का भला होगा। बाकी आरक्षण को खत्म करने की ये शुरुआत है, वर्गों का विभाजन किया गया, ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। तोड़ना चाहते हैं हमें। जी, तो देखिए ये कुछ लोग SC/ST आरक्षण को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर जोर से विरोध करते हैं और वो चाहते हैं कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट वापस ले। और इनकी केंद्र सरकार से भी यही मांग है कि इस जो विरोध आज जो दिखाया जा रहा है वो इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार इससे वापस विचार करे और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर वापस विचार करे। खबर फास्ट के लिए मंजू अमर डाबी, जयपुर। पूरे देश में एक दिवसीय भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी देखने को मिला है, जहां आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति के युवा, बुजुर्ग, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी वर्ग ने बड़ी संख्या में रैली में शामिल होकर भारत बंद को सफल बनाया। हजारों की संख्या में लोगों ने रैली निकालकर भारत बंद का समर्थन किया। आज भारत बंद आदिवासी समाज और जो SC समाज है वो पूरे भारत बंद का ऐलान किया। उसका ही आगाज बीजापुर में भी हो चुका है। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर जिले में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इसका मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट ने SC समाज का जो वर्गीकरण और जो क्रीमी लेयर का जो कानून लाया, इसे लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा। साफ तस्वीर है। पूरे रैली में जो शामिल हुए समाज के लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ज्ञापन देने के लिए निकल पड़े, किन मांगों को लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ समस्या जो SC और SC समाज जो है आज विरोध प्रदर्शन पूरे भारत बंद के दौरान बीजापुर में भी करने को मिल रहा है। किस तरह की मांग है आप लोगों के, किन चीजों का विरोध कर रहे हैं आप? हम लोग देश आजाद होने के बाद, जब से चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, जब कभी भी सरकारें आते तक तो हम लोगों को वोट बैंक के लिए हम लोगों को पार्टी बनाते हैं, वोट देते हैं, सरकार बनती है। तो कभी हमारे जल जंगल जमीन, बोली भाषा, संस्कृति का संवर्धन संरक्षण करके यहाँ जीवन यापन करने वाले ST SC मूल निवासी भाई लोगों के खिलाफ में कभी भूमि विधेयक बन लाते हैं, कभी आरक्षण कटौती की बात करते हैं। और वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने जो क्रीमी लेयर और जो आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कटौती किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने क्षणिक भर भी नहीं सोचा कि यहाँ भी मूल निवासी आदिवासी SC ST भाई लोग है, तो उसमें हम लोगों का जो बेहद निम्न तबके के लेके मध्यम वर्ग से लेके सभी को किसी न किसी प्रकार से नुकसान है। नुकसान को देखते हुए हम लोगों ने केंद्र सरकार की या सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर और आपका आरक्षण में कटौती का फैसले के विरोध में आज पूरे संपूर्ण भारत बंद के आह्वान में रूढ़िजन्य पारंपरिक छत्तीसगढ़ राज्य के दिशा निर्देश पे जिला बीजापुर में सभी समाज समन्वय बनकर आज रैली का आयोजन कर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के बावजूद भी हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन होंगे, प्रदर्शन होंगे, जिसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार और उससे संबंधित जो भी जिम्मेदार है वो होंगे। बिल्कुल, आप सुन रहे थे कि समाज लगातार विरोध करता रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से क्रीमी लेयर जो लागू करने की बात है, उस समाज जो विरोध कर रही है उसके
पूरे एससी समाज जो है, एसटी समाज है, वो मैदान पे उतर चुका है। अब देखना होगा, ज्ञापन है दैनिक किस तरह इस पूरे ज्ञापनों पर कार्रवाई हुई। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार विरोध हो रहा है। विरोध के बाद इस तरीके की तस्वीरें जो निकल कर आई है, कहीं ना कहीं चिंता के विषय, क्योंकि विचार बिना किए लागू करने की जो बातें आ रही है, समाज के पक्ष में जो सामाजिक जो नेता है वो करते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कहाँ तक इनकी जो रोड की लड़ाई है देखनी जाने वाली है। चलिए रुक करेंगे लखनऊ से आ रही इस बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। आरएसएस के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल। सरकार, संगठन और संघ में समन्वय को लेकर बैठक। यूपी के विकास, चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। और सरकार, संगठन और संघ से जुड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आए एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार, संघ और संगठन के समन्वय को लेकर बैठक हुई है। बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। सबसे पहले अगर बात करें तो देश में भारतीय जनता पार्टी महासदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा हुई कि संघ, सरकार और संगठन किस तरीके से काम करे ताकि देश में 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है उस पर पाया जा सके। उस पर दूसरा, निगमों में जो अध्यक्षों का चयन होना है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा हुई कि निगमों में जो अध्यक्ष चुने जाने हैं वो किस तरीके से, किस समाज के होने चाहिए, किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा हुई है। तीसरा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, जिसको लेकर कौन प्रत्याशी होंगे, क्या जातिगत समीकरण होंगे और जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्या कुछ इस सदस्यता अभियान से इस आने वाले उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा, इन सब चीजों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। बड़ी बैठक में सरकार के साथ में भारतीय जनता पार्टी संगठन में यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, तमाम संगठन के जो नेता थे वो शामिल हुए। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर ब्रजेश पाठक की बात करें, इस बैठक में मौजूद थे। संघ के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि इस बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम विषयों पर और भी चर्चा हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के बाद संगठन, सरकार और संघ किस तरीके से काम करता है, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कैप्टन आशीष के साथ अनूप सिंह, खबर फास्ट, लखनऊ। बिहार में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। प्रमुख शहरों और कस्बों में व्यापारिक गतिविधियां ठप रहीं और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी और प्रमुख मार्गों पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। कई स्थानों पर दुकानों को बंद भी कराया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। बंद के चलते सामान्य जनजीवन पर भी काफी असर पड़ा और कई क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी रही। SC/ST सब कैटेगरी के खिलाफ देश भर में आज दलितों द्वारा बंद का आह्वान किया गया। इसी के तहत गोपालगंज में भी SC/ST समाज के लोगों ने वर्गीकरण के खिलाफ रोष प्रकट किया। भारत बंद के आह्वान को देखते हुए शहर में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण का, आरक्षण को लेकर के, जिसके खिलाफ पूरे देश में दलित समाज, अनुसूचित समाज और बैकवर्ड समाज में बहुत ही रोष व्याप्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कोलिजियन सिस्टम के माध्यम से आया है। कहीं कोई उनके पास सामाजिक ज्ञान नहीं होता है। एक बाप, उसका बेटा जब जज बनता है तो वह समाज को नहीं समझता, वो केवल सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके अपना निर्णय ले रहा है। बीजेपी ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, जिस पर सहमति जताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी आला कमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मनन कुमार मिश्रा योग्य व्यक्ति हैं। मैं आज बहुत धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, बार काउंसिल के अखिल भारतीय अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो पहले पटना हाईकोर्ट में वकालत करते थे, मनन कुमार मिश्रा जी को राज्यसभा के उम्मीदवार बाई इलेक्शन में नामांकित किया है। वो योग्य व्यक्ति हैं। पार्टी का बहुत बहुत अभिनंदन।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। न ड्रामा न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। सद्गुरु के अनमोल वचनों की सुनहरी रचना, मानवता को जीवन जीने की सही दिशा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों का प्रसारण देखिए। हर सोमवार और बुधवार सुबह 6:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। बात पंचकुला की कर लिया है, जित संपूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज की तरफ से महादेव के रुद्राभिषेक दिव्या पूजन कराया गया। उस पाछे संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन भी कराया गया। भाई चुनाव नजदीक है और भगवान का आशीर्वाद तो जरूरी है, इस खातर इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत करी। इस मौके पे वे आड़े अकेले न आए बल्कि अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी ने भी गेले लेकर आ रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम सारे तहीं यो संकल्प लेना चाहिए कि जब भी किसी का जन्मदिन आओगा या शादी की वर्षगांठ आवेगी, इस खुशी के मौके पे एक पौधा तो जरूर लगावेंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। इस मौके पे उन्हें चुनाव ने लेकर भी बात करी। एक बात और बता दूं कि यह बात तो सबने बेरा है कि हरियाणा में चुनावी बिगुल बाज रहा है। राज्य में 1 अक्टूबर ने मतदान होने हैं, जबकि 4 अक्टूबर ने नतीजा की भी घोषणा हो जाएगी। इसे में